ओके, सो बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहा था, तो बिग बिग बैंग थ्योरी में ये बता रहे हैं कि इट वाज अ सिंगल मटेरियल, सिंगल थिंग नोन एज सिंगुलरिटी। ये सिंगुलरिटी के नाम, सिंगुलरिटी के पास सब कुछ प्रेजेंट था। ये सिंगुलरिटी का एक्सप्लोजन होने की वजह से स्मॉलर सब पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ, लेटर ऑन इस चीज को हम यूनिवर्स के नाम पे बोल रहे हैं। दिस हैज हैपेंड एग्जैक्टली 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, सो ये पार्ट था तुम्हारा बिग बैंग थ्योरी का एक्सप्लेनेशन। ओके, सो ये था तुम्हारा बिग बैंग थ्योरी। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है, ठीक है, मैं ये भी रीड आउट करता हूँ। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो life had been non-existent on earth. At the beginning there have been only simple elements in the ocean, on the earth, and simple type of organic and inorganic compound may have been formed from those. Okay, क्या बोला था मैं? सन फॉर्म, मतलब ये सिंगुलरिटी करके एक मटेरियल था, इसके बाद आके एक्सप्लोजन होने की वजह से बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स फॉर्म हुआ। वैसे अर्थ भी फॉर्म हुआ, अर्थ जैसा फॉर्म हुआ। इसके पास बहुत सिंपल सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट था, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट्स प्रेजेंट था। दैट्स व्हाट दे आर स्पेसिफाइंग एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, इससे ये सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फॉर्म हुआ, क्योंकि उस समय एनवायरनमेंट एकदम ही मतलब अनस्टेबल था। अनस्टेबल होने की वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहा था। इसके बाद कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजें फॉर्म हुआ, दैट इज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इससे फॉर्म हुआ। अब ये न्यूक्लिक एसिड से, ये न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन वगैरह जो रहता है, इट्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट फॉर आवर लाइफ प्रोसेस। ओके, इसके बाद से क्या हो गया, प्रिमिटिव टाइप का सेल फॉर्म हुआ। So first primitive type of cell may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compound. Number of those cells may have been increased at the cost of surrounding chemicals. There may be sometimes some differences among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have grown good and some may have perished which could not be adjusted with the surrounding. Okay, so Big Bang theory इतना ही था। एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन की वजह से स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होके आया है, ठीक है, ये था बिग बैंग थियरी। फिर बाद में एवोल्यूशन की बात करते हैं। एवोल्यूशन में प्रूफ्स, थियरी ऑफ एवोल्यूशन में क्या हुआ, ये 300 करोड़ में क्या हुआ है एग्जैक्टली, मतलब इस जगह पे एग्जैक्टली मतलब ये एवोल्यूशन कैसा हुआ है, उसका एविडेंसेस के बारे में बात किया है यहाँ पे। एंड अगर एविडेंसेस की बात करेंगे तो एविडेंसेस में वी हैव 6 एविडेंसेस। ओके, छह एविडेंसेस है यहाँ पे। एक एविडेंस का नाम है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें मैंने बताया था इट डिपेंड्स अपॉन द अपीयरेंस। अपीयरेंस जो रहता है सिमिलर रहता है। दूसरा है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस का मतलब होता है अंदर का स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है, बट इसका फंक्शन जो है वो अलग अलग है। ओके, एंड तीसरा है एम्ब्रियोलॉजिकल। फॉर इफ वी कंसीडर एम्ब्रियो फॉर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, तो हर एक का एम्ब्रियो का फर्स्ट स्टेज जो रहता है वो सब सेम रहता है। पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस, फॉसिल फ्यूल्स, लाइफ इज मतलब फॉसिल फ्यूल्स जो रहता है डीप इनसाइड द अर्थ मिलता है। ये कहा जाता है कि जैसे जैसे तुम डीप इनसाइड द अर्थ ढूंढने जाओगे, वैसा 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 क्या मिलता है, छोटा लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स मिलते रहे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलते रहेगा। मीनिंग ऊपर वाला जो लेवल रहता है वी विल गेट द हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स, एंड लोअर ऑर्डर नीचे से जाते रहोगे लोअर ऑर्डर का ऑर्गेनिजम्स मिलते जाएगा। तो ये था पैलेंटोलॉजिकल। वेस्टिजियल ऑर्गन्स विच वर फंक्शनल अर्लियर बट नाउ इट्स अ नॉन फंक्शनल ऑर्गन। या तो ऐसा बोल सकते हैं लोअर ऑर्डर एनिमल्स में अभी भी ये फंक्शनल है। कनेक्टिंग लिंक्स, कनेक्टिंग लिंक्स का मतलब ये होता है कि जो बहुत सारे फाइलम्स, आप लोगों को जैसा लास्ट ईयर प्लांट किंगडम के बारे में बात कर रहा था, वी हैड डिविजन्स, ठीक है, तो एनिमल किंगडम में भी ऐसा डिविजन्स को हम बोलते हैं फाइलम। तो एक फाइलम से दूसरा फाइलम जाते वक्त जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। एम्ब्रियो का मतलब होता है ये इनिशियल स्टेज ऑफ जायगोट, जब मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जब ये फ्यूजन होता है गैमेट्स का, गैमेट का फ्यूजन होने के बाद बनता है जायगोट। इस जायगोट का इनिशियल स्टेज को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो ही डेवलप होके ये फ्यूचर चाइल्ड बनने वाला है, ठीक है। सो ये था तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल एविडेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस। ये पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस में और एक चीज बताना भूल गया था, इट इज कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या होता है, वी आर फाइंडिंग अ एज फॉर अ फॉसिल। कोई भी फॉसिल का अगर एज फाइंड करना रहेगा ये टेक्निक यूज करते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में एग्जैक्टली करते क्या है, उस समय जितना मतलब जो फॉसिल में जितना नंबर ऑफ C14 प्रेजेंट है
उसका और C12 प्रेजेंट है, उसको हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। और रेशियो फाइंड करने के बाद एक सर्टेन स्टेप्स फॉलो करेंगे तो उससे हमें उसका एज पता चलेगा। ओके, सो दैट्स योर कार्बन डेटिंग। फिर बाद में आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। यहाँ पे तुम डायग्राम देख सकते हो, हर एक का फर्स्ट स्टेज जो रहता है, हर एक का एम्ब्रियो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सेकेंड एंड थर्ड स्टेज देखोगे थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेगा, बट फर्स्ट स्टेज फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म रिमेन्स सेम। ठीक है, सो नेक्स्ट बात कर रहे हैं डार्विन्स थियरी। ओके, तो ये सब था प्रूफ्स एंड एविडेंसेस है। ठीक है, अभी वी विल टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ सम थियरीज जो साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया था कि हमारे एवोल्यूशन किसके वजह से हुआ है करके। ओके, so we have one scientist called as चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का थियरी था थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का जो कंसेप्ट है ये अभी फिलहाल ये साइंस के लिए भी नहीं, हर एक जगह पे एप्लीकेबल है। ओके, हर एक जगह पे ये एप्लीकेबल है। सो इट इज कॉल्ड एज थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली कहता क्या है, अ, आपको खाली एक फंडा याद रख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मीनिंग ये होता है, एक एनवायरनमेंट है, एक एनवायरनमेंट के लिए जो भी अडेप्टेड है, मीनिंग समझो ऐसा केस है जिसमें अभी तुम वाटर स्लाइड पिकनिक गए हो, पिकनिक में आके वाटर पार्क जाने वाले हो। ठीक है, सिंस यू आर हाइट एंड वेट एक तो रहेगा। ठीक है, सो उस पार्क में एक स्लाइड है, उस स्लाइड में सर्टेन कैटेगरी के लोग ही क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, सर्टेन कैटेगरी के लोग जा नहीं सकते। वो कैटेगरी क्या रहेगा, ये हाइट रह के इतना रहना चाहिए, ये इतना एज के ऊपर रहना चाहिए, इसका वेट इससे नीचे रहना चाहिए। ये सब चीजें एक पैरामीटर रहता है, बराबर। ये पैरामीटर आके बन जाता है तुम्हारा एनवायरमेंट। अभी एनवायरमेंट बन गया यहाँ पे सेट। अब इस एनवायरमेंट के बेस पे है तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 लोग में से 2 लोग का कंडीशन फेवर हो रहा है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे ऐसा मेंशनड है, 5 फुट से ज्यादा रहना चाहिए एंड वेट आके 70 किलो से, मतलब 60 और 80 किलो के बीच में रहना चाहिए। ओके, सो इनमें से समझो एक है 4 फुट और 50 किलो, एक है 6 फुट और ओके 6 फुट और 90 किलो, तीसरा है 5.5 फुट एंड 75 kgs, एंड वन मोर वी कुड से 5.6 और 74 kg। अभी इन चारों में से कौन कौन सेलेक्ट होगा, लास्ट के 2 बंदे लोग ही सिलेक्ट होंगे। पहला जो दो जो था उसको स्लाइड में अलाउ करेंगे क्या, नहीं अलाउ करेंगे। क्यों नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि उस स्लाइड में अभी फिलहाल अलाउ करेंगे तो वो उसमें क्या हो सकता है, उसका जान को भी खतरा हो सकता है, जान को भी खतरा हो सकता है, उस प्रॉपर्टी को भी वो डैमेज कर सकता है। सो इस रीजन की वजह से वो अलाउड नहीं है। सो डार्विन थियरी भी यही कहता है, एनवायरनमेंट के लिए जो अडेप्ट हो सकता है वही क्या कर सकता है, सर्वाइव कर पाएगा। जो ये एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। अगर समझो उसी स्लाइड में अगर सपोज उन दोनों को भेजूं मैं, जो ये कंडीशन के लिए सेटिस्फाइड ही नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, ये आके सपोज हल्का वाला रहेगा तो वो उड़ के मरेगा, भारी वाला रहेगा तो डायरेक्टली वो भी क्या हो जाएगा, उस स्लाइड को तोड़ के मरेगा। इन दोनों में से कुछ एक पॉसिबिलिटी तो हो गई अगर इन दोनों का अलाउ करेंगे तो तो ये एनवायरनमेंट पे ये लोग दोनों फिट नहीं है, तो अगर सपोज इनको अगर अलाउ कर दिए तो ये क्या हो जाएंगे, ये मरेंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो वही यहाँ पे डार्विन थियरी कह रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें द पर्सन द ऑर्गेनिज्म हु आर फिट फॉर द एनवायरमेंट विल सर्वाइव। ओके, द ऑर्गेनिज्म हु आर फिट फॉर द मतलब फिट है, एनवायरमेंट के लिए फिट है, वो क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। जो जो फिट नहीं है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे जीने के लिए यहाँ पे वो ताकत नहीं है, एबिलिटी नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, वो अपने वो जीने को मुश्किल पड़ जाता है, इवेंचुअली दे पेरिश, दे डाई। ठीक है, अभी क्या हो जाता है, अभी ये होने के बाद ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो ये सर्वाइवल का था, ये सर्वाइवल वाला कैरेक्टर्स जो रहेगा उसके आगे के जनरेशन को पास ऑन होगा। एंड डार्विन थ्योरी एक्चुअली ऐसे स्टार्ट होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ कैपेसिटी टू ओवर रिप्रोड्यूस, मीनिंग समझो हर एक ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है,
बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है। इट स्टार्ट्स दिस वे। हर एक ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है। इट कैन रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बना सकता है। पहले जमाने के लोगों को कैसा था कि मतलब ऐसा कुछ ऐसा ये नहीं है, एक कपल्स पहले टाइम पे 12 13 20 30 ऐसा करके ये लोग ने रिकॉर्ड तोड़ के रखा है। तो इट्स अ ह्यूमन एबिलिटी, ओके, इट्स अ ह्यूमन कैपेसिटी एज वेल। अभी यही है, अगर सपोज तुम अगर कोई दूसरा एनिमल देखोगे, दूसरा एनिमल अभी कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इनका भी कैसा रहता है, ऑफस्प्रिंग बहुत सारा प्रोड्यूस कर सकता है। लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स का भी अगर देखोगे ना, वन और मतलब टू वन कप वन पेरेंट कुड डू मैनी मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स। सो बहुत सारी चीजें क्या कर सकता है, ओवर रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, अभी ओवर रिप्रोड्यूस करने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अर्थ में रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, यहाँ पे जो यहाँ पे सबको जो खाना वगैरह मिलता है, जो रहने पीने का वगैरह है, वो एकदम ही लिमिटेड है। अभी ये लिमिटेड होने के वजह से अभी 1000 लोग है, 1000 लोग के लिए 1000 भर के खाना अगर रहेगा तो ठीक है। 1000 भर का खाना के लिए अगर सपोज करोड़ों लोग अगर लड़ेंगे, करोड़ों को लोग रहेंगे, तो सबको खाना मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे कहा जाता है कंपटीशन। ओके, सो ये यहाँ पे आ जाता है कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या हो जाता है, एंड सिंपली यहाँ पे झगड़ा करने को हो जाता है। तो झगड़े में जो फिट रहता है, जो मतलब इसका झगड़े में जीत के आने वाला, वो क्या करेगा, सर्वाइव कर पाएगा। ये झगड़े में जो हार जाता है वो तो मर जाता है डायरेक्टली। ठीक है, सो ये कंपटीशन जो रहता है, कंपटीशन में जो रोल जीत के आता है वो क्या करेगा, विनर कंसिडर किया जाएगा। एंड इस कंपटीशन के थ्रू उसने अपने आप को जो अडेप्टेशन किया था, वो अडेप्टेशन क्या होगा, आगे अपने जनरेशन को फॉरवर्ड करेगा। ओके, दिस इज व्हाट डार्विन थ्योरी सेज। So point simple है, every organism could over reproduce since the resources are limited। रिसोर्स लिमिटेड होने के वजह से कंपटीशन मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, कंपटीशन मिलता है। कंपटीशन में जो जीतेगा वो आके सिकंदर, वो आके सर्वाइव कर पाएगा, जो नहीं जीता वो पेरिश हो जाएगा। ओके, सो ये रीड करता हूँ मैं आपके लिए। चार्ल्स डार्विन had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observations of those specimens, he published the theory of natural selection, which preached the survival of fittest. For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species. While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically। प्रोलिफिकरी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ये प्रोड्यूस कर सकता है। ऑल ऑर्गेनिज्म कम्पीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। ओके, लाइफ थ्रेटनिंग मैनर अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, झगड़ा रहता है जिससे मतलब जान जाने का भी खतरा नहीं है। ओके, in this competition only those organisms sustain which shows the modification essential for winning the competition. However, besides this, natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and rest perish। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो एनवायरमेंट में एनवायरमेंट को फिट मतलब एनवायरमेंट को सस्टेन कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है, वो ही जी सकता है, और दूसरा जी नहीं सकता, दे पेरिश। एंड सस्टेनिंग एंड सिलेक्शन, सस्टेन का मतलब बचा, अभी मतलब इस लड़ाई में जीता, हाँ, बचा हुआ जो ऑर्गेनिजम्स है उसको दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड देयरबाय गिव राइज टू न्यू स्पीशीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो ये सस्टेन का मतलब होता है, ये लड़ाई में जीतते आए, जीत के बचा हुआ ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे सस्टेन। ओके, so this was the theory, this is also called as theory of natural selection। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे नेचर, नेचर क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है। तो नेचर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स को फॉरवर्ड अप कर रहा है, पास ऑन कर रहा है। इसको बोलते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या इसको हम बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। तो ये एप्लीकेबल खाली ये साइंस के लिए अगर नहीं, ये बहुत जगह पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये आके वर्ल्ड वाइड पॉपुलर थियरी है। बट इसका भी थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन निकला था। ओके, इसमें क्या बोल दिया था, बहुत सारे लोग ने ये भी बता दिया था कि natural selection is not only the factor responsible for evolution। okay,
नेचुरल सिलेक्शन ही खाली एक पार्ट नहीं है, एनवायरमेंट में किसी को भी सिलेक्ट कर दिया मतलब वही जिएगा ऐसा करके जरूरत नहीं है, कोई और पैरामीटर्स भी रहेगा जिसके वजह से क्या होगा ये जी सकता है। और डार्विन का ये सब मॉडिफिकेशन जो हो रहा है इसके लिए आगे का एक्सप्लेनेशन से नहीं था। ओके मतलब जो जो चीज ऐसा यूजफुल यूजलेस वाला मॉडिफिकेशन हमारे सब के पास है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दैट्स व्हाट सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन्स। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड द एब्रप्ट चेंजेस। उन्होंने खाली इतना बता दिया भाई कि मतलब नेचर सेलेक्ट करेगा, नेचर सेलेक्ट करने पे वो जिएगा। क्यों सेलेक्ट कर रहा है, काय को सेलेक्ट कर रहा है और किस पैरामीटर्स पे सेलेक्ट कर रहा है ये किसी को डिसाइड नहीं किया। ठीक है, इट सेड नेचर जिसको सेलेक्ट करेगा उसी को क्या करेगा ये जीने देगा, नहीं तो नहीं जीने देगा करके। ठीक है, बट इट वाज अ वेरी पॉपुलर थियरी विच इज बीन अ वेरी बिग माइलस्टोन। ये पीपीटी में भी मेंशन्ड है तो तुम देख सकते हो। फिर बाद में फिर बाद में एक और साइंटिस्ट अपने थियरी लेके आया था आफ्टर मेंडलीव, दैट इज लमार्किज्म। सो लमार्किज्म एक ऐसा थियरी है, अब समझो ये भी बहुत सिंपल थियरी है, आपको इतना इजीली समझा देता हूँ मैं। अब समझो कुछ ऐसा पार्ट्स ऑफ बॉडी है हमारे बॉडी में, जो ऐसा पार्ट रहता है, ये पार्ट ये पार्ट अगर सपोज बहुत अच्छे से अगर ट्रेन करते रहेंगे, यही कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर सकते हैं हमारे आगे के जनरेशन को भी पास ऑन कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ योर ग्रैंडफादर और योर ग्रैंड पेरेंट्स वर वेरी गुड एट ड्राइंग, ओके ड्राइंग करने में या ऐसा कविता लिखने में या ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिसमें मतलब उनका ऐसा एबिलिटी बन चुका था और उनके अंदर ये डेवलप हो चुका अच्छे से। ठीक है, अभी यही कैरेक्टर्स क्या होगा आगे जाके पास ऑन होगा। ओके, आगे जाके पास ऑन होगा एंड यू कुड सी दैट हिज सन और डॉटर विल आल्सो बी अ ग्रेट आर्टिस्ट। उसके आगे का जो अगर सपोज तुम्हारा भी देखेंगे यू विल बी आल्सो डूइंग द सेम थिंग। तुम्हें नेचुरली आएगा, मतलब बाय ऐसा बाय बर्थ ऐसा आता है। हम बोलते हैं ना बहुत जगह पे कि मतलब ये डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर की तरह ही सोचता है, ऐसा सब जो कहावतें रहता है ना, दैट्स व्हाट लामार्किज्म इंस्क्राइब्स। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल क्या बोल रहा है, हमारे बॉडी पार्ट्स का यूसेज के हिसाब से ये लामार्किज्म डिसाइडेड है। मीनिंग अब समझो आयन स्मिथ का मतलब क्या है, ये जो मतलब आयन को जो यहाँ पे शेप मॉडिफाई करने वाला इंसान उसको हम बोलते हैं आयन स्मिथ। ये आयन स्मिथ का हाथ जो रहता है एकदम हार्ड रहता है। ओके, अभी उसका मसल्स जो रहता है एकदम हार्ड रहता है, जो क्योंकि वो आयन को इतना ज्यादा बीट करते हैं ना उसकी वजह से एकदम हार्ड हो जाता है। अभी अगर बच्चा को भी कर देखेंगे ना, जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा है उसका आर्म्स जो रहेगा उसका मसल्स भी एकदम उसके डैड की तरह ही रहेगा, एकदम डेवलप्ड। बट इसका कोई रीजन नहीं रहेगा, भले ही उसने अब तक उसका आयन को छू मतलब उसने कभी भी हैमर छुआ नहीं रहेगा या उसने कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया रहेगा, बट पापा का सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया यहाँ पे बच्चे के पास आ गया। सो वही यहाँ पे लामार्किज्म बोलते हैं। लामार्किज्म मीनिंग इट्स अ यूसेज ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट्स का यूसेज के हिसाब से ये डिस्क्राइब किया। सो आई रीड इट आउट। JP Lamarck proposed that morphological changes occurs in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes in is activity or laziness of that organism. एक्टिविटी और लेजीनेस, मतलब कोई कोई चीज ऐसा रहता है ये मतलब यूज ही नहीं होता है। अभी समझो स्वैन स्वैन डक्स वगैरह जो है ये इनका आ म्यूट करो रे। हाँ, स्वैन्स डक्स इन सब का विंग्स वगैरह जो रहता है ये और बहुत यूज मतलब उन्होंने पहले से ऐसा यूज नहीं किया, कभी भी यूज नहीं किया, इसके वजह से वो कभी भी उड़ ही नहीं पाते। ओके, सो दे हैव द फेदर्स बट दे आर ऑफ नो यूज, तो इसके लिए उसका एबिलिटी नहीं उड़ने का। ओके, तो ये एक हो गया। फिर बाद में okay, so yeah, I'll read it out. Further, he said that the neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their necks for several generations. मतलब क्या बोल रहा है, जिराफ का नेक जो है लंबा होने का कारण क्या रहेगा कि बड़ा बड़ा ट्रीज का लीव्स खाने की वजह से उसका नेक को हर टाइम एक्सटेंड कर मतलब खींचता रहता था। तो वो स्ट्रेचिंग करने की वजह से ही क्या हो गया है, ये गर्दन जो है उसका बड़ा हो गया। Okay, that's what. Similarly, shoulders of the iron smith have become very strong due to frequent hammering movements. Wings of birds like ostrich, emu, swimming due to living in water, and snakes have lost their legs by modifications in their body for burrowing habits.
All these examples are a type of acquired characteristics. ये acquired characteristics very very important word है. मतलब क्या हो रहा है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो है ना ये एक्वायर्ड, जनरेशन वैसे एक्वायर्ड होने की वजह से इसको हम बोलते हैं लामार्किज्म. ओके, वही लामार्क बोल रहा है कि मतलब हर एक जनरेशन में क्या होता है, एक एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होता है. ये फॉलो होने की वजह से ये ये मतलब इवॉल्व हुआ है. ठीक है, बट लामार्किज्म ने इसने ऐसा तो बता दिया कि मतलब ये सब ने उसने बोला वो सब सही बोला, लेकिन इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर एविडेंस नहीं दिया था कि मतलब ये क्यों हो रहा है करके. तो इसके वजह से लामार्किज्म को भी क्या करना पड़ा, रिजेक्ट करना पड़ा. लामार्किज्म एक्चुअली रिजेक्ट हुआ था. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज at all was widely accepted. Okay, but transfer of those characters from generation to generation was rejected because it had been verified many times that modification brought in us or not transferred to generations, and thereby Lamarck theory is not was disproved. For example, teacher's child is will never बोलते हैं ना, बहुत ऐसा कहावत आता है जिसमें मतलब टीचर का बच्चा कभी भी मतलब अनपढ़ी टाइप रहता है करके. वैसा मतलब ये जो जनरेशन को जो पास हो रहा है वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट ये बोल सकते हैं ये डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन से कुछ स्पेशल एक्टिविटी करने की वजह से वो तो एक्सेप्टेड है, लेकिन जनरेशन को पास होके यही कैरेक्टर बच्चे को आने वाला है, ये कैरेक्टर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे करके इसके वजह से इसको डिस्प्रूव करना पड़ा. ओके, सो दिस वाज योर लामार्किज्म एंड डार्विन. सो डार्विन थ्योरी ऑफ लामार्किज्म, ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रख लेना. फिर बाद में हम बात करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन. अच्छा, स्पीशीएशन के बारे में है. स्पीशीएशन का मतलब ये होता है, ये एनिमल्स और प्लांट्स जो है जो रिप्रोड्यूस करने का एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं स्पीशीएशन. ओके, तो मतलब क्या है, नया स्पीशीज को जो जनरेट प्रोड्यूस कर पाता है यूजिंग रिप्रोडक्शन, उसको हम बोलेंगे स्पीशीएशन. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एवोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन. Species is a group of organisms that can produce fertile individuals through natural reproduction. Each species grows in specific geographical condition. Their food, habitat, and reproducibility period is different. However, genetic variations is responsible for formation of new species from earlier one. Besides, geographical and reproductive changes are also responsible. Similarly, geographical or reproductive isolation also leads to speciation. Speciation का मतलब क्या होता है, अभी समझो हमारे वर्ल्ड की बात कर, दुनिया की बात करने जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे रीजन है बराबर. अभी अफ्रीका की बात करने जाएंगे, एशिया की बात करने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करने जाएंगे, ये हर जगह पे ना स्किन कलर अगर देखेंगे ना इट वेरीज. ओके, स्किन कलर की बात करने जाएंगे, अफ्रीका के लोगों का स्किन कलर जो रहता है डार्क रहता है. ओके, एंड सेम वे अगर सपोज इंडियन के अगर एशियन का अगर सपोज देखोगे, इट इज काइंड माइल्डली मतलब स्किन एकदम मतलब बोलते हैं ना एक मिक्स्ड कलर रहता है, डार्क एंड लाइट का एक मिक्स कलर रहता है. एंड जो अमेरिकन या एकदम ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ अगर सपोज तुम देखोगे, उनका स्किन कलर जो रहता है वाइट, एकदम वाइट रहता है. इन सब का कारण क्या रहता है, जोग्राफिकल कंडीशन. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि रीजन वाइज का भी ये डिपेंड करता है एंड उनका कल्चरल पे भी अफेक्ट करता है इससे. ठीक है, सो ये स्पीशीएशन का मतलब होता है ये रिप्रोडक्शन का जो ये पार्ट है, रिप्रोडक्शन जो होता है नया स्पीशीज बनाने का, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है वो हर टाइम चेंज होते रहता है एंड इट इज चेंज बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन. तो यही हम स्पीशीएशन करके बोलेंगे. स्पीशीएशन का मतलब कुछ नहीं, जो प्लांट एनिमल जो रिप्रोड्यूस करता है वो अपना स्पीशीज डेवलप करता है अकॉर्डिंग टू द रीजन. तो ये यहाँ पे स्पीशीएशन करके बोल रहे हैं. ओके, सो अभी भी और 7 मिनट बचा है, 1 मिनट. हाँ, लास्ट टॉपिक बचा है ह्यूमन एवोल्यूशन. ह्यूमन एवोल्यूशन का आपको चाहिए तो एक ये सेशन में नहीं, अगले सेशन में बताता हूँ मैं. एक 10 मिनट का ब्रेक चाहिए तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं. ह्यूमन एवोल्यूशन का एक आराम से आधा घंटा सेशन जाएगा. फिर बाद में वो आधे घंटे सेशन खत्म होने के बाद आपको आज के लिए बस इतना ही बोलूँगा. ठीक है, तो ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए चाहिए तो अभी फिलहाल एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. अभी के लिए ये सेशन में स्टॉप करता हूँ. ठीक है, आई होप डार्विन थ्योरी लामार्किज्म समझ में आया है. डार्विन थ्योरी लामार्किज्म समझ में आया है.
ह्यूमन एवोल्यूशन समझना बहुत मुश्किल तो नहीं, इजी है, बट मेरे को खाली एक बार रीड आउट करके बताना क्या है करके। हम ये बिलीव करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन ऐसा है कि वी बिलीव कि ह्यूमंस हैव बीन डेवलप्ड इवॉल्व फ्रॉम द एप्स। ओके, एप्स मतलब क्या है? चिंपैंजी लाइक, चिंपैंजी और औरंगुटान, इन सब स्पीशीज की तरह दिखने के वजह से हम ये बिलीव कर सकते हैं कि इनसे ही ह्यूमंस आके डेवलप हुआ। ओके, एंड इसका एविडेंस के नाम पे क्या है? वी हैव अ डायग्राम व्हिच कुड सी हियर। मतलब जब ना इंसान ना चार पैर से दो, मतलब कोई जब ये एप लाइक स्ट्रक्चर जो है चार पैर से जब दो पैर में चलने को स्टार्ट हुआ था एंड एकदम एरेक्ट पोजीशन में चलने चालू हुआ था, दैट्स व्हेन ह्यूमन लाइफ स्टार्टेड टू इवॉल्व। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे, देखो ये आके लीमोर है जो पहला यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं लीमर। 7 करोड़ पहले के टाइम के बात है, ये मंकीज लेमर। ठीक है, फिर बाद में 4 करोड़ टाइम के इजिप्टोपिथिकस करके है, इजिप्टोपिथिकस 4 करोड़ ईयर्स अगो। फिर ड्रायोपिथिकस थोड़ा डेवलप हुआ, फिर बाद में रामापिथिकस। रामापिथिकस जो है ये एकदम स्ट्रेट, थोड़ा दो पैर में, मतलब ड्रायोपिथिकस 4 पैर में चलता था, यहाँ पे 2 पैर में चलने चालू हुआ था, दैट्स बाइपेडलिक। ठीक है, 2 पैर में चलना चालू हुआ था। फिर ऑस्ट्रियोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का मतलब ये स्ट्रेट भी चलने चालू हुआ, थोड़ा स्ट्रेट चलने चालू हुआ और 2 पैर पे भी चलता था। ठीक है, एंड ये आके स्किल्ड ह्यूमन, मतलब क्या हुआ? जो जो आजू बाजू के चीज मिला उससे उसने टूल्स बना के वो स्किल्स बेसिकली सीखा था, टूल्स बना के वो हथियार बनाने, मतलब स्किल्स डेवलप कर ले अपने आप का। ठीक है, फिर बाद में दिस इज द पोजीशन वेयर ही कंप्लीटली हैज एरेक्ट, मतलब उसका ना स्ट्रेट पोस्चर है एंड इससे क्या कर सकता है? चल सकता है बराबर। ठीक है, तो ये था एरेक्ट पोजीशन वाला। देन आफ्टरवर्ड्स नियंत्रण मैन के बाद आके बना अपना क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन मतलब अभी रिसेंट वाला जो चल रहा है उसको हम होमो सेपियंस करके भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, सो ये था तुम्हारा ये ह्यूमन एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था विद लेमो, इजिप्टोपिथिकस, फिर ड्रायोपिथिकस, फिर रामापिथिकस। मतलब 4 से 2 पैर में हो गया था फिर, पर लेकिन एरेक्ट पोजीशन थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। फिर बाद में ऑस्ट्रेलोपिथिकस, स्केल्ड ह्यूमन, एरेक्ट पोस्चर, फिर नियंत्रण एंड क्रोमैग्नन। ठीक है, अब जैसे जैसे ये चालू, जैसे जैसे मतलब सबका पोस्चर चलने का सब चेंज हुआ, वैसे वैसा उन लोग का दिमाग भी क्या हुआ? अडेप्ट होने हुआ। मीनिंग उसका अंदर का कैपेसिटी जो है डेवलप होने चालू हुआ, इम्प्रूव हुआ। ओके, दैट्स व्हाट योर दिस डायग्राम विल स्पेसिफाई। कोई बता रहा है ये डायग्राम पे, डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, ब्रेन जो है यहाँ पे जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहा है वैसे वैसा इम्प्रूव हुआ। एंड और एक चीज बता देता हूँ मैं, हाँ हाँ ये एक था, फिर हाँ क्या बता रहा था, क्या बता रहा था, हाँ जैसा ह्यूमंस ऐसा डेवलप हुआ, जब स्किल्स एक्वायर करने चालू हुआ था, देन आफ्टरवर्ड्स ही स्टार्टेड टू सिविलाइज हिमसेल्फ। सिविलाइज मीनिंग जब स्किल्स डेवलप करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश किया था, उसने ऐसा फार्मिंग करने चालू किया था एंड सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी की वे में जीने चालू किया था। तो अलग से अपना जगह बनाना, फिर बाद में अलग से रूम रूम रख के अंदर क्लोज शेल्टर में रहने का, ये सब डेवलपमेंट फर्दर ऑन होके अभी हम इस स्टेज में पहुंचे। ओके, एंड दैट्स व्हाट योर ह्यूमन एवोल्यूशन इज। तो ह्यूमन एवोल्यूशन का पार्ट अगर रीड करोगे आपको पूरा यही मिलेगा। आपको ये क्या क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है? ठीक है, तो ह्यूमन एवोल्यूशन का पार्ट आपको मैं आगे का पार्ट में थोड़ा रीड करके समझा देता हूँ। दैट्स व्हाट योर ह्यूमन एवोल्यूशन इज। मतलब हम ये बिलीव करेंगे कि ये बंदर से आया हुआ चीज है, बंदर यानी लेमोर करके बोलेंगे, लेमोर से आगे आगे करके डेवलप होते आया। ओके, एंड ये एवोल्यूशन का अगर सब पता कैसे चला, ये सब चीजें आके जिधर जिधर बड़ा हर एक जगह पे जो एक्सकेवेशन होता है उसमें जो पता जो जो ये मिलता है ना, स्केलेटन वगैरह, उसको स्टडी करके वो डिसाइड करते हैं कि कब मिला है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहा है। सब कंपैरिजन करने के बाद ही डिक्लेयर किया जाता है हाँ ठीक है ये इस टाइप का स्पीशीज है करके। ठीक है,
ठीक है, तो ये था तुम्हारा ह्यूमन एवोल्यूशन वाला पार्ट एंड इसके साथ ये टॉपिक भी खत्म। ठीक है, सो हाँ पहले तो नेट तो पूरा बकवास नेट అన్నే हाँ கேட்க மாட்டேங்குது எனக்கு அண்ணே हाँ அண்ணே நீங்க படிக்க சொல்றீங்களா? அப்ப நம்ம நீங்க ஒரு டாபிக் இருக்குல்ல, இப்போ ஒன்னொன்னா இருக்குல்ல, டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அதெல்லாம் நம்ம பயாட் பண்ணணுமா இல்ல புரிஞ்சு படிக்கணுமா? புரிஞ்சு படிக்கணும், எதுக்கு நீங்க ஆட் பண்றீங்க? புரிஞ்சு படிக்கணும் தானே? ஆமா, ஆனா புரிஞ்சு हाँ படிக்கிறோம்னா சரி சரி எப்படின்னா, हाँ देखो, समझ के पढ़ना इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर का स्पेलिंग आपको याद रहना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है ना, तुम लोग समझ सकते हो सब कुछ, लेकिन तुम लोग खुद से मतलब लिखने जाओगे ना, तुम उधर बहुत प्रॉब्लम करते हो कि मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड फॉर्मेशन पे तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो उस पे ध्यान दो थोड़ा। अगर सपोज हुआ, अगर सपोज तुम लोग परफेक्ट कर लेते, आई डोंट थिंक सो कि उसमें तुम खुद से लिखने में कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाँ, अगर सपोज तुम लोगों का स्पेलिंग किसी का खुद से ढंग से नहीं आता तो हमारा कोई ऑप्शन नहीं बनता है, तुम्हें पलटने ही बोलेंगे बस, समझा? ठीक है, सो मैं ये मीटिंग अभी के लिए मैं स्टॉप करता हूँ। ये और एक मीटिंग में रखूंगा, एक चाहिए तो मैं एक 15 मिनट का ब्रेक देता हूँ तुम लोगों को। यू विल ज्वाइन इन एट 5:45। ठीक है, तो कुछ रहेगा तो बात करते हैं। अच्छा, ये इजिप्शियन एंड ट्रायोपिथिकस वन मोर टाइम। अरे अभी टाइम खत्म हो गया रे भाई। ठीक है, मैं बताता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में बताता हूँ। ठीक है, तो ये ओके, तो एक और सेशन रहेगा तो मैं ज्वाइन करने बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय।